तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर को लेने वाले हैं और ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझने का ट्राई करेंगे कि बेसिकली केमिकल एक रिएक्शंस क्या है। इसके बाद ग्रेजुअली इस पूरे सेशंस में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को भी समझने का ट्राई करने वाले हैं और इस पूरे सेशंस में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशंस को और सबसे पहले हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो अगर आप अपने सराउंडिंग को अगर आप देखोगे ना, तो आपके सराउंडिंग में दो तरीके के चेंजेस कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आते रहते हैं। किसी भी सब्सटेंस की शेप में बदलाव आ सकता है, उसके स्टेट में बदलाव आ सकता है और इस तरीके के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के और इस एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज है क्या। जैसे कि फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर आपका एक फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप पेपर को फोल्ड करते हो तो केमिकल कंपोजिशंस में पेपर के किसी भी केमिकल कंपोजिशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, बट सिर्फ और सिर्फ उसके शेप में चेंज आ रहा है। तो इस तरीके के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। कटिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब दूसरा ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ पे बेसिकली वाटर अपने सॉलिड स्टेट से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है। अभी भी केमिकल कंपोजिशंस देखा जाए तो वाटर का एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है। बट हमारे सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के चेंजेस नहीं होते हैं, और भी एक चेंज है दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में हमेशा ही एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग केमिकल चेंज के एग्जांपल्स को लें तो आप पाएंगे सबसे जो कॉमन एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप सेटिंग ऑफ कर्ड ले सकते हैं। तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हैं। अगर आयरन के एक पीस को आप खुले में छोड़ेंगे तो देखेंगे कि आयरन के ऊपर में एक ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा और ये ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बेसिकली फेरिक ऑक्साइड है, जो कि इनिशियली हमारा जो सब्सटेंस था वो आयरन था, बट आयरन ने सराउंडिंग में जो केमिकल अवेलेबल थे उनके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस किए, कुछ ना कुछ रिएक्शंस किए। यहाँ पे एक वर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम लोग समझेंगे और उन्हीं रिएक्शंस के कारण ये केमिकल चेंज आ रहा है। तो केमिकल चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है केमिकल रिएक्शन की, और इसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग आज के सेशंस में डिस्कशंस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस का बेसिक मीनिंग क्या है और किस तरीके से किसी भी चेंज को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे आप ये जज कर सकते हो कि जो भी चेंज है क्या उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें देखना है कि क्या उस चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली हमें यार केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जो है ये है, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि इस एक एग्जांपल में देख रहे हो कि आप जो इनिशियल सब्सटेंस है हमारा वो मीथेन है और मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके एक नया कंपाउंड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को आप एनालाइज करोगे मीथेन के साथ तो इन दोनों के केमिकल बिहेवियर में आपको चेंज मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा एक और भी न्यूअर कंपाउंड बन रहा है, ये है व्हाट। तो इस तरीके के प्रोसेस को वी कैटेगराइज एज केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शंस को और बारीकी से देखा जाए तो इस केमिकल रिएक्शंस में आप पाओगे जो भी सब्सटेंस है वो हर एक सब्सटेंस किसी न किसी एटम से मिलकर बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मीथेन के कंपोजिशन में एक एटम है आपका कार्बन और दूसरा एटम है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और ये दोनों ही एटम मिलके मीथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन को एनालाइज किया जाए तो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में दोनों ही एटम क्या है, ऑक्सीजन के ही हैं
और आप देखेंगे कि जब ये दोनों केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं तो जो न्यूअर सब्सटेंस बन रहे हैं बेसिकली उन सारे न्यूअर सब्सटेंस में सेम एटम का ही इन्वॉल्वमेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी कार्बन अवेलेबल है, इस पोजीशन पर भी कार्बन अवेलेबल है, हाइड्रोजन आपके इस साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड में भी है, ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी है और ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड में भी है। तो इस पूरे डिस्कशन को हम लोग इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में किसी भी नए एटम का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एटम के जो इनिशियली जो सब्सटेंस है उसमें जो एटम इन्वॉल्व है उस सब्सटेंस के फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग ब्रेक होती है, यानी कि एसोसिएशंस का चेंज होता है, और इसी एसोसिएशंस के चेंज के कारण हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसको और समझने के लिए, और अच्छे से तरीके से समझने के लिए केमिकल रिएक्शंस को हमें ये भी समझना जरूरी है कि इसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है और जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, बेसिकली वो उनका क्या आइडेंटिफिकेशन है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उन सारे सब्सटेंस को वी कैटेगराइज एज रिएक्टेंट्स। हम उन सारे सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं। और जो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो भी सब्सटेंसेस आपको मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। So the substances which take part in chemical reaction are called reactants, and the substances which are formed in a chemical reaction after the reaction is known as products. So here in this reaction आप कह सकते हैं मीथेन and oxygen are the reactants and carbon dioxide and water are the products. तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एक्टिविटी लेते हैं, और उन एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को और अच्छे से तरीके से समझने का ट्राई करने वाले हैं। तो पहला जो एक्टिविटी है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में डिस्कशन कर रखा है या जिसका डिस्कशन है वो है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन विथ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप को टंग के हेल्प से ग्रिप कर रखा है और इसको मैं बर्नर के हेल्प से बर्न करने का ट्राई कर रहा हूँ। इनिशियली जब आप मैग्नीशियम की एक रिबन लोगे जो कि लैब में पड़ी हुई है, उस मैग्नीशियम रिबन को आप सडनली अगर बर्न करने का ट्राई करोगे तो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होने वाली नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने के कारण इसके आउटर सरफेस पे एक स्टेबल कंपाउंड की लेयर बनती है और उस स्टेबल कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में होगी तो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होने वाला नहीं है। तो अगर आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो जितने पोर्शंस को आपको बर्न करना है उतने पोर्शंस को हमें सैंड पेपर से क्या करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। और क्लीन करने के कारण आपका मैग्नीशियम रिबन का उतना पोर्शन, मान लो कि मैंने इतने पोर्शन को क्लीन किया है तो इतने पोर्शन के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी। अब आपका मैग्नीशियम फुल्ली क्या है, एयर में एक्सपोज है। और अगर आप मैग्नीशियम को, अब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के हेल्प से अब बर्न करने का ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन आपकी डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन किस फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक डस्टी सब्सटेंस यहाँ से बनेगा और इस वाटर ग्लास में कलेक्ट होगा, और ये जो डस्टी सब्सटेंस है या कह सकते हैं एस है, ये एस आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास जो सब्सटेंस था जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मैग्नीशियम रिबन है और दूसरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। और रिएक्शंस के बाद जो एक सब्सटेंस मिल रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एंड दिस इज द न्यूअर सब्सटेंस with the new chemical properties. So we can categorize this process as a chemical reaction. अब हम लोग एक और भी एक्टिविटी लेते हैं
और इस एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग और अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शंस को समझने का ट्राई करते हैं। तो दूसरी जो एक्टिविटी है, इट इज रिएक्शंस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब देखेंगे आप कि जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों ही हमारे जो सब्सटेंस है, इनका जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पे लिया है, ये दोनों ही कलरलेस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स किया, जैसा कि इस वाली स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में मिल रहा है। और इसके इंटरमिक्सिंग के कारण हमारा ये दोनों ही सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के कारण जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो लेड आयोडाइड बन रहा है, और दूसरा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो हमारा वंस अगेन इट विल बी अ कलरलेस सॉल्यूशन, बट जो हमारा लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेशन हो रहा है, जो नीचे में सेटल हो रहा है, उसका जो ये प्रिसिपिटेशन का कलर है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ये येलो कलर का है। तो यहाँ पर भी आपको इस पूरे केमिकल इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि न्यूअर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस वाले भी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एक डिफरेंट कलर का है, ठीक है ना, और इसका प्रिसिपिटेशन भी हो रहा है, ये बॉटम में सेटल भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को एक कोनिकल फ्लास्क में लिया है, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाले। ये देखो जिंक के ग्रैनुअल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जिंक के ग्रैनुअल्स क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे, और इस रिएक्शंस के कारण एक पहला कंपाउंड आपको जिंक सल्फेट मिलेगा, और दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस मिलेगा, जो कि यहाँ से इवॉल्व होगा। अब यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगाया है, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगा दी है, ताकि गैस के एवोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सके। आप यहाँ पे जलती हुई कैंडल लाएंगे, तो कैंडल के कारण आपका हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगा, या आप यहाँ पे अपने फिंगर को भी रखोगे तो आपको ये फील होगा कि यहाँ से कोई ना कोई गैस निकल रही है। तो इस पूरे एक्टिविटी में हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशंस का पता चल रहा है। साथ में आप जब इस कोनिकल फ्लास्क को आप टच करोगे ना, तो ये पता चलेगा कि ये कोनिकल फ्लास्क थोड़ा सा आपका गर्म भी हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और हीट के फॉर्मेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ा है कोनिकल फ्लास्क का। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे इस एक्टिविटी में। अब जो सारी एक्टिविटी हमने पढ़ी, अगर उसको हम लोग कॉन्क्लूड करें, कुछ हमने इन सारी एक्टिविटी से कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले। क्या कॉन्क्लूजन्स निकाले, उसको यहाँ पे सम अप किया है कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, उसको यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किया है। तो पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन स्टेट। किसी भी दो सब्सटेंस को आप आपस में रिएक्शंस करवाओगे, तो आपको ये मिल सकता है कि उसके जो न्यूअर सब्सटेंस बन रहे हैं उनके स्टेट में बदलाव है। जैसा कि आप हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैसियस सब्सटेंस है, वहीं पे कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला सब्सटेंस है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है कि जो रिएक्टेंट था हमारा सॉलिड स्टेट में था, और दूसरा रिएक्टेंट हमारा गैसियस स्टेट में था, बट जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो गैसियस स्टेट में ही मिल रहा है। तो आप चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दूसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए तो आप इस वाले एग्जाम्पल को ही देख सकते हैं, और भी एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग कॉपर सल्फेट का जो अगर एक्वस सॉल्यूशन लोगे, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, और इसका रिएक्शन अगर आयरन के साथ आप करवाओगे, तो आपको एक सब्सटेंस आयरन सल्फेट मिलेगा, और दूसरा सब्सटेंस कॉपर मिलेगा, और ये सब्सटेंस का जो कलर है ये ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कलर का चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का जो कलर है वो ब्लू कलर का एक सब्सटेंस है, प्रोडक्ट में जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है वो ग्रीनिश है, ठीक है। तो चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल्स में हमने
जिंक के बारे में स्टडी किया कि जिंक के ग्रैन्युल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाया तो हमें एक तो सब्सटेंस जिंक सल्फेट मिला और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर के लिए भी आप इसी एग्जाम्पल को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जिस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग रिएक्शंस करवा रहे थे उस कोनिकल फ्लास्क की टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखा गया था क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा था। तो दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे बैलेंसिंग के बारे में डिस्कशंस करेंगे और इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशंस करने वाले